क्रोधित उत्परिवर्तित काली मछली जैसे राक्षस ने छटपटाते हुए थप्पड़ मारे। पानी की सतह एक जोरदार छपछपाहट कियाओ शीशी पर पड़ी और वह अपना संतुलन खो बैठी। नदी में गिरते हुए जिक्सी फेयान के चेहरे के भाव बदल गए। वह कूदकर अंदर गया और कियाओ शीशी को अपनी बाहों में खींच लिया। हथियार युवा कबीले के नेता। शोर सुनकर माँ किंग तुरंत कई लोगों के साथ दौड़ पड़ी। पुरुष 3 स्टार बीस्ट सोल्स। वह जल रूपांतरित काली मछली जैसे राक्षस का क्षेत्र था। इसने अपना गुफानुमा मुंह और फेयान पर काट लिया। कियाओ शीशी को पकड़े हुए फेयान अविश्वसनीय गति से किनारे की ओर तैरने लगी। माँ किंग और अन्य लोग नदी के किनारे पहुंच गए। जैसे ही वे कूदने वाले थे मदद करने के लिए जब वे अंदर गए तो अचानक जंगल से एक विकृत काला भालू जैसा जानवर बाहर निकल आया। रेड हॉट फ्रूट्स खोद रहे नर तुरंत कूद पड़े। उन्होंने कार्रवाई की और उत्परिवर्तित काले भालू जैसे राक्षस से लड़ना शुरू कर दिया। पानी के अंदर कियाओ शीशी ने अपनी सांस रोक ली। उसने आंखें खोली तो देखा कि विकृत काली मछली जैसा राक्षस उनकी ओर तैरता हुआ आ रहा है। फेयान जो अब भी उसे पकड़े हुए थी तेजी से एक तरफ हट गई और उस जानवर को मुक्का मारा। विकृत काली मछली जैसा राक्षस दर्द से कराह उठा। ये घूम गया। स्काउन की ओर एक विशाल पूंछ लहरा रही थी। फेयान मुड़ा और कियाओ शीशी को अपनी बाहों में भरकर उसकी रक्षा करने लगा। उत्परिवर्तित काली मछली के रूप में बीस्ट ने फिर से हमला किया। उसका हाथ नुकीले पंजों में बदल गया और उसने उन्हें उसकी आंख में धकेल दिया। अपनी बुरी तरह घायल आंख के साथ उत्परिवर्तित काली मछली जैसा राक्षस तड़प रहा था। पीड़ा से कराहते हुए वह मुड़ा और भाग गया। फेयान ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कियाओ शीशी को तट पर ला खड़ा किया। जिक्सी कैसी हो? तुम ठीक हो? उस क्षण कियाओ शीशी फेयान की बाहों में पूरी तरह से बेजान हो गई। उसकी आंखें कसकर बंद करो। वह बेहोश हो गई थी। फेयान के दिल में अभूतपूर्व दहशत पैदा हो गई। इस घबराहट ने उसे भयभीत कर दिया। मृत्यु का सामना करने से भी अधिक महत्वपूर्ण। जिक्सी मुझे डराओ मत। एक पल भी देरी करने की हिम्मत न करते हुए फेयान ने उठा लिया। कियाओ शीशी दौड़कर उस ओर गई जहां कियाओ और अन्य लोग थे। उसकी हरकतें तेज थीं फिर भी आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थीं। जिन लिंग अपने तीनों शावकों के साथ रेड हॉट फ्रूट्स खोद रहा था उसकी निगाहें वे लगातार अपने आसपास के वातावरण की निगरानी करते रहते हैं। जब उसने अचानक फेयान को देखा कियाओ शीशी को बाहों में लिए उनकी ओर दौड़ते हुए वह झट से खड़ा हो गया। कियाओ जल्दी करो अपनी माँ का हालचाल पूछो। उसको क्या हुआ है? कियाओ जमीन से रेड हॉट फ्रूट निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। फेयान की बातें सुनकर वह तुरंत अपने नितंबों के बल बैठ गई लेकिन वह जल्दी से वापस ऊपर चढ़ गया। माँ को क्या हुआ? जिन लिंग के चेहरे के भाव भी बदल गए। जिक्सी क्या हुआ? मैं शीशी की रक्षा करने में असफल रहा। वह पानी में गिर गई और उस पर हमला हो गया। विकृत काली मछली जैसा राक्षस। जब से हम वापस आए हैं वह जाग नहीं पाई है। किनारा। कियाओ जल्दी करो और अपनी माँ को ठीक करो। कियाओ बहुत शांत थी। उसे अपनी माँ पर मृत्यु का कोई आभास नहीं हुआ इसलिए उसे डर नहीं था। अरे पिता पशु डरो मत। माँ ठीक हो जाएंगी। वह उसने अपने पिता को सांत्वना देने के लिए कियाओ शीशी के बोलने के तरीके की नकल की जो ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने ही वाला हो। कियाओ के छोटे हाथ ने कियाओ शीशी का हाथ थाम लिया। एक गर्म नीली सफेद रोशनी धीरे धीरे कियाओ शीशी को घेर लिया। कुछ क्षण बाद प्रकाश का घेरा धीरे धीरे गायब हो गया और कियाओ शीशी नींद से बेहाल होकर देखने लगी। के लिए आया था। जिक्सी तुम जाग रही हो? She opened her eyes and looked in astonishment at the worried looking Feyan. उसे बस इतना याद था कि वह पानी में गिर गई थी और उस पर हमला हुआ था। उत्परिवर्तित काली मछली जैसे राक्षस द्वारा हमला किया गया और फिर फेयान ने उसकी रक्षा के लिए बीच में छलांग लगा दी। तब क्या मैंने फेयान के कंधे पर मारा और बेहोश हो जाऊं? कियाओ शीशी ने आत्मघृणा से भौहें सिकोड़ी। क्या मैं सचमुच ऐसे ही बेहोश हो गई थी? यदि शब्द अगर वो बाहर निकला तो मैं शर्म से मर जाऊंगी। मैं ठीक हूँ। जिन लिंग ने फेयान की बाहों से कियाओ शीशी को ले लिया। आपके कपड़े भीग गए हैं। बीमार आपको बदलाव की ओर वापस ले जाएगा। बाहर ठंड है, बीमार मत पड़ो। फेयान ने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कहा। वह उसे देखता रहा। ठीक है, पहले वापस चलते हैं। कियाओ शीशी चाहती थी कि शावक उसके साथ वापस चले जाएं, लेकिन कियाओ ने पहले ही अपनी बात कह दी। माँ आप पहले वापस जाइए। हम बाद में फादर बीस्ट के साथ वापस जाएंगे। अंततः फेयान को बोलने का मौका मिल गया। मैं शावकों की रक्षा करूंगा। ये देखकर कि शावक अपना काम पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे कियाओ शीशी ने जोर नहीं दिया। ठीक है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। अभी भी उत्परिवर्ती मौजूद है, वहां खतरनाक जानवर है। ठीक है माँ। फेयान ने कियाओ शीशी को जाते हुए देखा। उसकी निगाहें काफी देर तक वहीं टिकी रहीं। हम बर्बाद हो रहे हैं। माँ हमारे बेवकूफ पिता राक्षस पर गुस्सा नहीं होगी, है ना? वह कियाओ के छोटे से चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे जो बहुत ही नाजुक लग रहे थे। उसके लिए परिपक्व कियाओ की कोमल छोटी भौहें घबराहट से सिकुड़ गईं। बिल्कुल वह बहुत गुस्सा होगी। हमारे मूर्ख पिता राक्षस ने माँ की ठीक से रक्षा नहीं की। वह उसने अपने पहले ही प्रयास में इतनी बड़ी गलती कर दी। कियाओ ने निराशा से अपना सिर हिलाया। तो फिर इसे भूल जाओ। एक पिता पशु जो माँ की रक्षा नहीं कर सकता अच्छा पिता नहीं है, दरिंदा। फेयान अवाक रह गई। फेयान नीचे झुकी और कियाओ का छोटा हाथ पकड़ लिया। कियाओ तुम हो सबसे बुद्धिमान। जल्दी बताओ पिता पशु, मैं तुम्हारी माँ को मनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? नाराज नहीं है? कियाओ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। फेयान का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे ध्यान से देखा। हर कोण से देखने के बाद उसने बेबसी से आह भरी। इससे फेयान चिंतित हो गई। क्या बात है मेरे प्यारे बच्चे? जल्दी करो और बताओ मुझे। अरे जो भी हो, आप मेरे पिता हैं। कियाओ फेयान के कान के पास झुकी और फुसफुसाते हुए शब्दों की झड़ी लगा दी, जिससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे पानी में गिरे 2 दिन बीत चुके थे। वह आंगन से बाहर नहीं निकली थी, घर पर ही रहकर भुनी हुई लाल दिल की मिर्च बना रही थी, फलों के टुकड़े और कुछ भुनी हुई मछली के सूखे टुकड़े। वह इन वस्तुओं का आदान प्रदान करना चाहती थी। जनजाति के लोग नए कपड़े बनाने के लिए किसी जानवर की खाल का इस्तेमाल करते हैं। कियाओ जानती थी कि वह आज बाहर जा रही है, इसलिए वे सुबह जल्दी तैयार। पिता पशु जिनलिंग चलो हम भी चलते हैं, कियाओ ने जिनलिंग के पास जाते हुए कहा। जिनलिंग ने कियाओ शीशी की ओर देखा। वह अभी भी चिंतित थी। जिक्सी क्या तुम्हें वाकई जरूरत नहीं है? क्या मैं आपके साथ चलूं? कियाओ जिक्सी मुस्कुराए। क्या तुमने कियाओ को मछली राक्षसों को पकड़ने के लिए ले जाने का वादा नहीं किया था? गुमान और उसके पशु पुरुष पति बाहर इंतजार कर रहे हैं। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है हमारी चिंता करने के लिए। 2-3 गश्त दल तैनात होने से अब जनजाति वास्तव में अपेक्षाकृत सुरक्षित थी। हर रोज, इसलिए जिनलिंग ने जोर नहीं दिया। ठीक है, तो सावधान रहना। जैसे ही आप उस जानवर के लिए सौदा कर लें, वापस आ जाना। छुपाता है? ठीक है, कोई बात नहीं। जिनलिंग कियाओ के साथ नदी की ओर रवाना हो गई।
उनके जाने के बाद कियाओ शीशी ने अपना सामान एक बांस की टोकरी में रखा और बाहर चली गई। जिक्सी, हम यहाँ हैं। गुमान आंगन से कुछ ही दूरी पर इंतजार कर रही थी। गुमन के पीछे बूशी और ल्यूलिन थे। उन दोनों ने कियाओ शीशी का अभिवादन किया। उन्हें देखकर वे उत्साह से भर उठे। जिस परिवार के साथ हम आज खालों का आदान प्रदान करने जा रहे हैं वह थोड़ा दूर रहता है। इसमें हमें समय लगेगा, वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। कियाओ शीशी को कोई आपत्ति नहीं थी। वह ठीक है, थोड़ा व्यायाम करना अच्छा रहेगा। मैंने पिछले 2 दिनों से घर में बंद रहने से मुझे घुटन महसूस हो रही है। कियाओ आंग, कियाओ और टाटा दोनों महिलाओं के पीछे पीछे चल रही थी, उनके हाथों में कुछ थामे हुए हाथ। जिक्सी, तुम वाकई कमाल हो, गुमान ने अचानक कहा। कियाओ शीशी को थोड़ी जिज्ञासा हुई कि वह अचानक से उसकी फिर से प्रशंसा क्यों कर रही थी। आप क्यों कहते हो कि अध्याय 136, यह अवश्य ही सफल रहा होगा। आपने न केवल मुश्किल संशयों को हासिल कर लिया, बल्कि आपने ये भी कर दिखाया है कि फेयान तुम्हारे लिए अपने बाल नोच रहा है। कियाओ शीशी को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। फेयान को इसमें कैसे घसीटा गया। इस मामले में गुमान ने उसे बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। आधे रास्ते में कियाओ आंग ने अचानक टाटा का हाथ खींच लिया। टाटा ने भोलेपन भरे भाव से कियाओ आंग की ओर देखा। कियाओ आंग ने उसे धक्का दी अपनी ठुड्डी उसकी ओर करके। टाटा होश में आते ही कियाओ शीशी के चमड़े के कपड़े। चाची शीशी, क्या मैं अपने बड़े भाई और बहन को यहाँ ला सकता हूँ? कृपया पहले मेरे घर पर खेलें। कियाओ शीशी ने अपने शावकों की ओर मुड़कर देखा। क्या आप जाना चाहते हैं? शावकों ने एक साथ सिर हिलाया। माँ, हमें बस थोड़ी देर और लगेगी। हम बहुत जल्द वापस आएंगे। हाँ माँ, आप यहीं हमारा इंतजार क्यों नहीं करते? टाटा ने कहा कि उनके पास है कुछ ऐसा जो हमारे खाने के लिए अच्छा हो। कियाओ शीशी एक बार फिर असमंजस में थी कि हंसे या रोए। ठीक है, फिर माँ यहीं तुम्हारा इंतजार करेगी। लेकिन गुमान ने कहा, चलो उन्हें पैदल ही ले चलते हैं। मैं अभी वापस आऊंगा। ठीक है। कियाओ शीशी वहीं खड़ी रही और गुमान को शावकों को ले जाते हुए देखती रही। जब उसने आखिरकार नजर हटाई, उससे पहले ही वे उसकी नजरों से ओझल हो गए थे। कुछ ही देर बाद उसके पीछे से घोड़ों के खुरों की आवाज सुनाई दी। कियाओ शीशी ने उत्सुकता से पीछे मुड़कर देखा तो उसे फेयान पूरी तरह सफेद कपड़ों में सजी हुई दिखाई दी। एक ऊंचे घोड़े पर सवार होकर उसके बर्फ जैसे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे वह बेहद मनमोहक लग रहा था। कियाओ शीशी जानती थी कि फेयान बेहद खूबसूरत थी, यहां तक कि उससे भी ज्यादा सुंदर कई महिलाओं के साथ, लेकिन उसके घमंडी स्वभाव के कारण वह अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देती थी। उसकी शक्ल सूरत। फेयान ने घोड़े को हल्का सा धक्का दिया और घोड़ा उछलते हुए उसकी ओर बढ़ गया। पंखुड़ियां बिखर गईं दौड़ते हुए। एक ऐसा खूबसूरत दृश्य दिखा जो मानो इस दुनिया का ही नहीं था। एक पल के लिए कियाओ शीशी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई। फेयान सीधे कियाओ शीशी के पास पहुंची और इससे पहले कि वह होश में आ पाती, उसने उसे खींच लिया। उसे घोड़े पर बिठाया। कियाओ शीशी आश्चर्य से चीख उठी और केवल फेयान का हाथ पकड़ सकी। खुद को स्थिर करना। फेयान, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? घोड़ा दौड़ने लगा। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। उनके जाते ही कियाओ आंग, कियाओ और गुमान बाहर आ गई। उनका छिपने का स्थान, उनके हाथ अभी भी फूलों की पंखुड़ियों से ढके हुए थे, उन्होंने अभी तक कुछ खाया नहीं था। फेंकने का मौका। कियाओ, क्या तुम्हें लगता है कि यह काम करेगा? कियाओ ने दुविधा में अपनी छोटी सी भौहें सिकुड़ी। शायद। कियाओ आंग ने अपना सिर खुजाया। आह, तुम बेवकूफ बाप, बेहतर होगा कि तुम गड़बड़ न करो। यह ऊंचा। कियाओ शीशी को एक खुले मैदान में ले जाया गया। वह असमंजस में चारों ओर देखने लगी, वहां इस जगह में कुछ भी खास नहीं लग रहा था। फेयान ने उसे अपनी बाहों में उठाया, घोड़े से नीचे उतरा और उसे लेकर चला गया। बड़े बड़े पत्तों से छिपा हुआ घास का एक छोटा सा टुकड़ा। जिक्सी, यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए उपहार है। इसे खोलकर देखें। कियाओ शीशी अपने सामने फैले विशाल पत्तों को देखकर अचंभित रह गई। मेरे लिए? फेयान ने थोड़ा घबराते हुए सिर हिलाया। नजर रखना। कियाओ शीशी भी बहुत उत्सुक थी। उसने पत्तों को पकड़ा और उन्हें खींचकर अलग कर दिया। दूर पत्तियों के नीचे तरह तरह के रंग बिरंगे फलों का एक छोटा सा पहाड़ जैसा ढेर था। वहां मीठे मीठे फल थे, एक गुलाबी फल जिसे वह याद करती थी कि उसमें एक सेब जैसी बनावट वाले, और कई हरे और पीले रंग के। कियाओ शीशी ने हैरानी से फेयान की ओर देखा। क्या उसे लोगों को देने का शौक है? क्या उपहार के रूप में फल दिए जा सकते हैं? उनके पीछे खड़ा घोड़ा यानी माकिंग ने अपने खुर पटके। वह उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह भी हैरान था। युवा कबीले के नेता के इस बयान से स्तब्ध किसी महिला को रिझाने का तरीका। क्या कियाओ शीशी जैसी महिला सचमुच इसे स्वीकार कर सकती है? ऐसा विचित्र युवा कबीले का नेता। घास चरने का नाटक करते हुए माकिंग खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन छुपकर बातें सुनने के लिए उसने अपने कान खड़े कर लिए। मैंने पिछले 2 दिन इन सभी चीजों को इकट्ठा करने में बिताए हैं। मैंने दूसरों के साथ खालों का आदान प्रदान किया। उस जनजाति में कुछ लोग पशुवत प्राणी हैं। क्या आपको ये पसंद है? अपनी तंद्रा से बाहर निकलते हुए कियाओ शीशी एक बार फिर असमंजस में थी कि उसे क्या करना चाहिए। हंसो या रो। इस मूर्ख लोमड़ी की सोचने का तरीका वाकई दूसरों से अलग है। पशुमानव। यह बहुत ही हास्यास्पद है, उनके पूरे व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल नहीं खाता। पलक झपकते ही उस मूर्ख लोमड़ी ने फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता निकाल लिया। वह अपनी पीठ के पीछे गया और कियाओ शीशी के सामने एक घुटने पर बैठ गया। उन हल्के भूरे रंग की आंखों को देखते ही कियाओ शीशी की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने अनजाने में अपना हाथ अपनी छाती पर दबा लिया। असल में यह भावना थी परिचित, जिन लिंग के साथ होने पर उसे अभी वैसा ही महसूस हो रहा था। सेनेक्सियाओ। जिक्सी, क्या मैं तुम्हारा पशुपति बन सकता हूं? खिलते हुए फूलों ने फेयान के चेहरे की चमक को और भी बढ़ा दिया। कियाओ शीशी एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने उसके हाथ से गुलदस्ता नहीं लिया। फेयान की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। तो आखिरकार यह किसी काम का नहीं है ना? पिछली बार तुम संशयाओं से हार गए थे। उन्होंने कहा कि आपको उससे पहले उसे हराना होगा। आप हमारे परिवार में शामिल हो सकते हैं। फेयान का सिर ऊपर उठा, उसकी पहले धुंधली आंखें पल भर में चमक उठी। नई उम्मीद जगी। तो शीशी, तुम अभी मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप मुझे मना कर रहे हो, लेकिन क्या इसलिए कि मुझे सुनशियाओं को हराना है? जब तक मैं उसके पास से गुजरता हूं टेस्ट करवा लो, सब ठीक रहेगा।
कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। मैं फल स्वीकार कर लूंगा, बाकी आप पर निर्भर है। ये भी खूब रही। ये तो बहुत बढ़िया है, हाँ 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 हाँ। फेयान उछलकर खड़ा हो गया। उसने कियाओ शीशी को अपनी बाहों में उठाया और उसे गोल गोल घुमाया। अरे जरा धीरे चलो। वापसी के रास्ते में दुखी माँ किंग फलों के ढेर का बोझ ढो रही थी, पत्तियों और लताओं से लिपटा हुआ। उसके पीछे कई अन्य नर घोड़े थे फल ढोने में मदद के लिए बुलाए गए जानवर। इसी बीच उनके युवा कबीले के नेता एक सफल उपलब्धि के कगार पर हैं। प्रेमालाप करते हुए वह कियाओ शीशी के साथ इतराते हुए आगे बढ़ रहा था। अपने बड़े बर्फीले सफेद पूंछ वाला व्यक्ति बेहद आत्मसंतुष्ट दिख रहा था। पिता बीस्ट और माता वापस आ गए हैं। फादर बीस्ट इतना मुस्कुरा रहा है कि उसकी आंखें ही गायब हो गई हैं। ये होनी चाहिए, ये सफल रहा, हा हा हा। कियाओ आंग और कियाओ कियाओ बाहर भाग गए। मम्मी मम्मी। फेयान रुका और उसने अपने शावकों के चेहरों को बड़े चाव से चाटा। ये सब है मेरे होशियार बच्चों का धन्यवाद, अन्यथा शीशी इतनी आसानी से नहीं मान जाती। जल्दी से। शावकों ने घृणा से उसका बड़ा सिर दूर फेंक दिया। माँ गले लगाओ। कियाओ शीशी ने हाथ बढ़ाकर उन दोनों को उठाकर फेयान पर बिठा दिया। टाटा के घर पर आपने कौन कौन सी स्वादिष्ट चीजें खाई? कियाओ कियाओ की बड़ी चतुर नीली आंखें इधर उधर दौड़ रही थी। मुस्कुराते हुए उसने अपनी जेब से चीनी से लिपटे फल निकाले। यह मीठा और स्वादिष्ट है। माँ कोशिश करो कुछ। कियाओ शीशी ने अपने कोमल पीले छोटे गाल को चुटकी से दबाया। कितना चालाक छोटा शैतान है, उसने कहा। उसने गुस्से से सोचा, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम सब फेयान की मदद कर रहे थे। कियाओ शीशी ने मूल रूप से कुछ खालों का व्यापार करने की योजना बनाई थी, लेकिन फेयान ने कहा उसके पास बहुत कुछ था और वह सब कुछ उसे दे देता। कियाओ शीशी ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। स्पष्ट और सरल शब्दों में उन्होंने शावकों को घर ले जाने का फैसला किया। घर पहुंचने के बाद माँ किंग और बाकी लोगों ने सारे फल अंदर रख दिए। आंगन। माँ किंग और उसके साथियों के चले जाने के बाद फेयान ने बड़ी सहजता से आंगन बंद कर दिया। गेट से अंदर घुसकर उत्सुकता से कियाओ शीशी के पास चली गई। जब जिन लिंग और कियाओ ली वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि फेयान अपनी बड़ी पूंछ हिला रहा था, कूल्हे ऊपर उठाए, पूरी तरह से व्यस्त। जिन लिंग के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई, लेकिन वह जल्दी ही सामान्य हो गया। जिक्सी, हम वापस आ गए हैं। कियाओ शीशी ने फलों के ढेर से ऊपर देखा। आप वापस आ गए हैं। कैसा था? आज पकड़ेंगे। जिन लिंग के पास केवल कुछ ही मछलियां थी। मौसम ठंडा हो रहा है, इसलिए मछलियां। पानी ज्यादा नहीं बह रहा है। मुझे ज्यादा नहीं मिले। उसने यह नहीं कहा कि क्योंकि कियाओ शीशी उसके साथ नहीं थी, इसलिए उसे मछली पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मेरा ध्यान भटक गया था। कियाओ शीशी जिन लिंग के पास गई और सबसे पहले उसका हाथ छुआ। ये गर्म था। जिन लिंग, मैंने आज फेयान को स्वीकार कर लिया है। जिन लिंग के चेहरे पर एक पल के लिए भाव विभोरता आई, लेकिन इसके अलावा कोई और बदलाव नहीं हुआ। उसके चेहरे पर हम। कियाओ शीशी ने जिन लिंग को गले लगाया और उसकी ओर देखा। जब सुनशियाओ है ना खुश होना उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है, लेकिन आप इसे कभी दिखाते नहीं हैं। जिन लिंग ने धीरे से आह भरी और उसे वापस गले लगा लिया। जिक्सी, जब तक मैं तुम्हें जानता हूं मुझे अपने दिल में जगह दो, मैं इन भावनाओं को खुद ही सुलझा लूंगी। कियाओ शीशी ने अपना चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया। उसे अभी भी सुनशियाओ को पार करना है। जिन लिंग ने सहमति में गुनगुनाया। उसे ऐसा करना ही होगा। केवल तभी जब वह मजबूत हो क्या वह आपकी और शावकों की बेहतर सुरक्षा कर सकता है। मैं एक को स्वीकार करने को तैयार हूं, आपकी सुरक्षा के लिए और अधिक लोग मौजूद रहेंगे। उस रात जब सुनशियाओ लौटी तो फेयान पूरी रात हाई अलर्ट पर थी। समय, यदि सुनशियाओ अचानक उस पर हमला करने का फैसला कर ले। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए सुनशियाओ के वापस आने के बाद उसने फेयान को गोली मार दी। उसकी ठंडी निगाहों ने उसे रात के खाने के लिए रुकने से नहीं रोका। लेकिन पेट भर खाने के बाद वह ये कहते हुए आंगन से चला गया कि वह जा रहा है नदी में स्नान करना। लेकिन वह चला गया और आधी रात तक वह वापस नहीं लौटा था। अध्याय 137 नियंत्रण से बाहर। आंगन से आने वाली हल्की सी भी आवाज कियाओ शीशी को चौंकाने के लिए काफी थी। जागना। वह उठी, जानवरों की खाल से बने अपने कपड़े पहने और घर से बाहर निकल गई। ठीक उसी समय मैंने देखा कि फेयान आंगन का द्वार खोलकर जाने की तैयारी कर रही थी। जिक्सी, तुम क्यों जाग रही हो? जब फेयान ने उसे देखा तो वह तुरंत वहीं रुक गया। उसे देखा था। क्या आप वापस जा रहे हैं? जिन लिंग सोफे से उठी। अभी कुछ देर पहले ही दोनों पुरुष अंदर थे। आंगन में सुनशियाओ के लौटने की प्रतीक्षा की जा रही थी। फेयान बात करना चाहता था सुनशियाओ, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। फेयान सुनशियाओ को ढूंढने के लिए नदी की ओर जा रही है। कियाओ शीशी को लगा कि आज सुनशियाओ का व्यवहार बेहद असामान्य था। वह जानती थी कि वह उसका व्यक्तित्व दबंग था और वह फेयान को नजरअंदाज करती थी, लेकिन वह हमेशा स्पष्टवादी थे। अगर वह नाखुश होता तो वह उसके अनुसार कार्रवाई करता, तुरंत, न कि आज रात की तरह चुप रहना। मैं आपके साथ जा रहा हूँ। जिन लिंग और फेयान दोनों ने ही इसे मंजूरी नहीं दी। उसे देर हो गई है। आपको घर पर ही इंतजार करना चाहिए। मैं उसे जल्द से जल्द वापस बुला लूंगा। उसे ढूंढो। कियाओ शीशी ने अपना सिर हिलाया। जब तक मैं उसे देख नहीं लेती मुझे नींद नहीं आती। हम अंदर हैं जनजाति, हम ठीक रहेंगे। क्योंकि कियाओ शीशी लगातार जिद करती रही, इसलिए उनके पास उसे ले जाने के लिए सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिन लिंग आंगन के द्वार पर खड़ी थी। ध्यान से। कियाओ शीशी ने सिर हिलाया और फेयान की पीठ पर चढ़ गई। कबीले में आधी रात का सन्नाटा असाधारण रूप से शांत था। जब वे दोनों नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने चारों ओर देखा। चांदनी रात थी लेकिन सुनशियाओ का कोई निशान नहीं दिखा। यह आश्चर्यजनक है। सुनशियाओ अक्सर यही नहाती है। फेयान ने हवा को सूंघा और वास्तव में उसे सुनशियाओ की गंध महसूस हुई। यह मजबूत था, इसलिए उसे आसपास ही रहना पड़ा। चलिए थोड़ा और आसपास देख लेते हैं। फेयान कियाओ शीशी को नदी के ऊपरी हिस्से में ले गई। वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उसका पूरा शरीर अचानक तनावग्रस्त हो गया। कियाओ शीशी को भी धीरे धीरे उनके चारों ओर एक अजीब सी आभा महसूस होने लगी। पानी से धीरे धीरे लाल रंग की सांप जैसी आंखों का एक जोड़ा उभरा। भिन्न बिफोर द pupils were now blazing red, completely devoid of clarity. उसका विशालकाय सर्प शरीर सतह से ऊपर उठा, साथ ही साथ पानी की छपछपाहट। कियाओ शीशी मुस्कुराती हुई पीछे मुड़ी। सुनशियाओ, तुम क्या कर रही हो? पानी में डूबा हुआ। हमने लंबे समय तक आपका इंतजार किया लेकिन आप कभी नहीं आए। वापस आ गया। जल्दी करो, बाहर निकलो, चलो घर चलते हैं। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया कियाओ शीशी जमीन पर कूद गई और आगे बढ़ने लगी। लेकिन फेयान को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उसने अपने जानवर को काट लिया। कपड़े छुपाएं। जिक्सी, मत जाओ। सुनशियाओ के साथ कुछ गड़बड़ है।
तभी कियाओ शीशी ने सुनशियाओ की पुतलियों में असामान्यता देखी। भी नहीं चाहे अतीत में कुछ भी हुआ हो, वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। जिस क्षण उसने उसे देखा, लेकिन आज वह बिल्कुल स्थिर रहा। सनेक्सियाओ। खून जैसी लाल आंखें एक पल के लिए कियाओ शीशी पर टिकी, फिर फैन की ओर मुड़ते हुए उसके शरीर में हत्या करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। अचानक सांप का सिर ऊपर उठा और उसने झपट्टा मारकर फैन पर हमला कर दिया। जिक्सी, जल्दी करो, जंगल में छिप जाओ। इतना कहकर फैन कियाओ शीशी से दूर एक दिशा में छलांग लगा गई। सुनशियाओ का पूरा ध्यान फैन पर केंद्रित था और उसने अपना ध्यान उसी पर लगाया। उन पर हमले। कियाओ शीशी बहुत घबराई हुई थी। छोटी परी, जल्दी करो, मुझे पता लगाने में मदद करो कि सुनशियाओ को क्या हुआ है। हम। उस नन्ही परी की आवाज थोड़ी स्तब्ध लग रही थी, लेकिन वह जल्दी ही संभल गई। इंद्रियां। हे भगवान, मूल शक्ति में दरार आ गई है। पत्थर का अभिशाप, इसका क्या मतलब है? मेजबान, क्या आपको याद है मैंने आपको बताया था कि सुनशियाओ में आकाश के वंश का खून है? क्या आप अजगर को निगल रहे हैं? राक्षस देवता ने मूल पत्थर का अभिशाप डाला। उनकी वंशानुगत शक्ति के कारण उनकी ऊर्जा असामान्य रूप से शक्तिशाली हो जाती है। जागृति। इस अभिशाप की शक्ति मुख्य रूप से उनकी भयानक शक्तियों को दूर रखने का काम करती है। ताकत। अब जब दरार आ गई है तो सुनशियाओ का दिमाग संभवतः बदल रहा होगा। आकाश को निगलने वाले अजगर की शक्ति द्वारा नियंत्रित। यह अविश्वसनीय है, खतरनाक। मेजबान, भागो। कियाओ शीशी ने मूल रूप से एक पशु आत्मा क्रिस्टल पत्थर का उपयोग करने की योजना बनाई थी। संशियाओ पर मूल पत्थर के अभिशाप के प्रभाव को नियंत्रित करे। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी नीलम की शक्ति इतनी अपार होगी कि वह वास्तव में दरार डाल देगी। अभिशाप। मैं नहीं जा सकता। मुझे बताओ, मैं सुनशियाओ को होश में कैसे ला सकता हूं? मैं जांच रहा हूं। कियाओ शीशी की चिंता हर बीप 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 की गूंज के साथ बढ़ती जा रही थी। दिमाग। इसे खत्म करो, उसकी ऊर्जा को खत्म करो। अभी तो ये सिर्फ एक दरार है, अभिशाप के कारण उसकी वंश की शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बचा है। मुक्त। इसका सबसे तेज तरीका है उसकी शक्ति के इस हिस्से को खत्म करना। वह रुक जाएगा जब वह थक जाए। फैन अकेले सुनशियाओ का मुकाबला नहीं कर सकती। होस्ट, बैकअप ले आओ। ठीक है, मैं इस पर काम कर रहा हूं। कियाओ शीशी तुरंत नहीं गई। इसके बजाय वह उनके पीछे भागी और एक मैंने लंबी जीभ वाली बेल से बीज लिया और उसे जमीन में बो दिया। जल्द ही लंबी जीभ वाली बेल ने एक लंबी अंकुरित शाखा बढ़ाई और टैप किया, इसे कियाओ शीशी के हाथ के विरुद्ध लगाया। क्या तुम सुनशियाओ को फंसाने का कोई तरीका ढूंढ सकते हो? हरी लता ने कियाओ शीशी को सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर तेजी से बढ़ने लगी। गति। फैन, इधर आओ, मैं अभी मदद लेने जा रहा हूं। अगर आप हरा नहीं सकते उससे कहो, बस भाग जाओ। फैन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, ठीक है, आप सावधान रहें। कियाओ शीशी मुड़ी और कबीले की ओर वापस दौड़ पड़ी। जैसे ही वह बाहर आई जंगल में, उसने फेली को अपने आंगन के बाहर छुपकर खड़े देखा। कुल का नेता। चौंक कर फेली सीधी खड़ी हो गई, थोड़ी असहज लग रही थी। अहम शीशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी भी इतनी देर रात तक जाग रहे हो? मैं सिर्फ स्मीप से गुजरना। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। कुलपति, कुछ हुआ है? सुनशियाओ ने नियंत्रण खो दिया है और फैन फिलहाल यही चीज उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। कृपया जल्दी करें और कुछ मजबूत लोगों को इकट्ठा करें। पशुओं को नदी के किनारे जाकर सुनशियाओ की शक्ति को कम करने में मदद करने के लिए कहो। यह सुनकर फेई का चेहरा गंभीर हो गया। ठीक है, मैं समझ गया। चिंता मत करो, मैं अभी जाकर लोगों को बुला लाता हूँ। ठीक है। जैसे ही फेई चली गई, जिनलिंग ने आंगन का गेट खोला और बाहर निकल गई। जिक्सी, जिनलिंग, सनेक्सियाओ, वह, मैंने सुन लिया। चिंता मत करो, बस घर पर इंतजार करो और शावकों को देखो। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। सुनशियाओ को चोट लगी। आप सब भी सावधान रहें। हम। कियाओ शीशी ने आंगन का द्वार बंद कर दिया और बेसब्री से इंतजार करने लगी। छोटी परी, क्या तुम्हें वाकई ऐसी स्थिति का समाधान करना नहीं आता? सुनशियाओ का। होस्ट, मुझे पहले बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन मैंने अब अपग्रेड कर लिया है। मैं दोबारा जांच करूंगा और देखते हैं कि मुझे कुछ मिलता है या नहीं। ठीक है। उस रात कियाओ शीशी सुबह तक जागती रही। उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। नदी से शोरगुल की आवाज आ रही है। गेट के बाहर कदमों की आहट सुनकर कियाओ शीशी जल्दी से दौड़ी और गेट खोल दिया। ये फैन और अन्य लोग थे जो सुनशियाओ को अपनी पीठ पर लादे हुए थे। सुनशियाओ, वो कैसा है? जिनलिंग उनके पीछे आंगन में गई और उसे आश्वस्त करते हुए कहा, वह ठीक है। वह बस बेहोश हो गया। कियाओ शीशी उनके पीछे अंदर गई और देखा कि सुनशियाओ के पास केवल कुछ ही कपड़े थे। बाहरी चोटें जानलेवा थी, वास्तव में वह गंभीर खतरे में नहीं था। फिर उसकी निगाहें जिनलिंग और फेयान के चेहरों पर टिक गईं। यह देखकर कि वे थे सुनशियाओ से भी ज्यादा गंभीर रूप से घायल होने के कारण वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सकी। पहले मुझे आपके घावों का इलाज करने दीजिए। फेयान ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, मैं एक पुरुष हूं। इस तरह के कुछ मामूली घाव ठीक हो जाएंगे, कल तक ठीक हो जाएगा। फेयान के बोलने के बाद उसने देखा कि जिनलिंग ने एक शब्द भी नहीं कहा था। इसके बजाय वह आंगन के सोफे पर आज्ञाकारी भाव से बैठी हुई थी और आशा भरी निगाहों से कियाओ को देख रही थी। शीशी। कियाओ शीशी ने एक बाल्टी में आध्यात्मिक झरने का पानी भरा और जिन को धोना शुरू कर दिया। लिंग के घाव। जब जिनलिंग उसके घावों को साफ कर रही थी तो वह बीच बीच में गहरी सांस लेती थी। वह गहरी सांस लेता या दबी हुई कराह निकालता, मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। फेयान हक्का बक्का रह गया। अध्याय 138, उसके लिए कबीले को छोड़ देना ही बेहतर होगा। इतनी मामूली चोट। अगर वह और देर से लौटता तो अब तक ऐसा हो चुका होता। यह अपने आप ठीक हो गया। उसे यह पता था। वह सुनहरा बाघ जैसा राक्षस उन सब में सबसे नाटकीय था। जब उजाला हो जाएगा तो कबीले का मुखिया आ जाएगा। वह अधिक जानता है सुनशियाओ की हालत के बारे में। कियाओ शीशी थोड़ी हैरान थी। क्या फेली को सुनशियाओ की हालत के बारे में पता है? निश्चित रूप से फेली सूर्योदय के बाद पहुंची। जिक्सी, क्या सुनशियाओ ठीक है? कियाओ शीशी ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं लगता कि वह किसी गंभीर खतरे में है। फेई ने सिर हिलाया और बैठ गई। मुझे पता था कि उसके वंश में स्काई जनजाति के वंशज हैं।
सिल्वर ट्राइब में पहुंचते ही उसने अजगर को निगल लिया। मैंने उसे चेतावनी दी, बहुत समय पहले से ही मूल पत्थर के अभिशाप का एक अस्थिर संबंध रहा है। अपनी शक्ति से वह अत्यधिक शक्तिशाली क्रिस्टल स्टोन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता। इसे दबाना होगा वरना चीजें गलत हो सकती हैं। कियाओ शीशी को याद आया कि उसने सुनशियाओ की कमजोरियों को दूर करने के लिए नीलमणि का इस्तेमाल किया था। शरीर, क्या इसका कारण नीलम पत्थर की ऊर्जा का अत्यधिक शक्तिशाली होना था? इसे करें क्या इससे मूल पत्थर के अभिशाप में दरार आ जाएगी? हाँ। कुलपति, क्या आप सुनशियाओ के पूरी तरह से ठीक होने का कोई तरीका जानते हैं? वह थी, मैंने कल रात अपने उस नन्हे शैतान बच्चे से भी यही सवाल पूछा था, लेकिन फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। एक उत्तर। फेली की भौहें सिकुड़ गईं और ऐसा लग रहा था कि वह ये तय करने में संघर्ष कर रहा है कि अपनी बात को कैसे व्यक्त करे। उसका जवाब, एक रास्ता है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। कृपया मुझे बताएं, कबीले के नेता। फेई ने बोलने से पहले काफी देर तक भौहें चढ़ाईं। अंदर गहराई में निराशाजनक खाई में राक्षस देवता द्वारा छोड़ा गया एक पवित्र क्रिस्टल मौजूद है। यह विशेष क्रिस्टल आकाश निगलने वाले जीव को प्रभावित करने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। पायथन। उसने हल्की आह भरते हुए अपनी बात समाप्त की। लेकिन निराशाजनक खाई अत्यंत खतरनाक। ऐसा नहीं है कि सुनशियाओ के पूर्वजों ने कभी इसकी खोज नहीं की, शायद उसे कभी मिला ही नहीं। और अगर ये पवित्र क्रिस्टल नहीं मिला तो सुनशियाओ और का क्या होगा? क्या बाकी लोग भी उसे पसंद करते हैं? फेली की आवाज भारी हो गई। अगर वे बच गए तो वे अंधाधुंध हत्या करने लगेंगे। मशीनें किसी उच्च श्रेणी के जागृत उत्परिवर्ती राक्षस से भिन्न नहीं है। दूसरा संभावना यह है कि उनकी ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और अंततः वे मर जाएंगे। कियाओ शीशी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। इनमें से कोई भी परिणाम ऐसा नहीं था जिसे वह स्वीकार कर सकती थी। स्वीकार करना, यह सिर्फ सुनशियाओ के बारे में ही नहीं था, बल्कि कियाओली के बारे में भी था। अब जब सुनशियाओ का मूल पत्थर का अभिशाप टूट गया है तो वह हार सकता है। किसी भी क्षण नियंत्रण। जिक्सी, मुझे उससे अस्थायी रूप से कबीले से बाहर जाने की जरूरत है। लेकिन चिंता मत करो, सिल्वर ट्राइब के पास पीछे वाले पहाड़ पर एक बहुत ही सुरक्षित गुफा है। सुनशियाओ फिलहाल वहीं रह सकती है। कियाओ शीशी ने इस बात के लिए फेई को दोषी नहीं ठहराया। हालांकि जिन लिंग और फियान उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था, उनके शरीर पर लगी चोटें इस बात का प्रमाण थी कि युद्ध कितना भीषण था। कल रात की लड़ाई ऐसी ही थी। इसके अलावा पशु आत्मा तारा श्रेणी के उतने ही पशु पुरुषों की आवश्यकता थी। कल रात सुनशियाओ को रोक दिया। यदि उसके मूल पत्थर के अभिशाप में दरारें चौड़ी हो गईं, उसकी शक्ति में तेजी से वृद्धि होगी। यह कहना असंभव था कि क्या अगर वह दोबारा बेहोश हो गया तो क्या होगा। मैं समझ गया, कबीले के नेता। मैं आवश्यक व्यवस्था कर दूंगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि जनजाति में किसी को चोट न लगे। फेली को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन कबीले के मुखिया के रूप में उसे सुरक्षा को प्राथमिकता देनी थी। उसके लोग। मेजबान, मैंने आपके लिए निराशा के अथाह गड्ढे तक जाने का रास्ता खोज लिया है, उस नन्हे शैतान ने कहा। अचानक एक आवाज सुनाई दी। कियाओ जिक्सी, क्या आपने यह नहीं कहा था कि आपको कुछ नहीं पता? बिल्कुल नहीं, होस्ट। कल मैं कई रास्ते तलाश रहा था। आपके लिए एक निराशाजनक खाई थी और अब हमने सबसे सुरक्षित विकल्प चुन लिया है। कियाओ जिक्सी, मुझे बताओ, ये निराशाजनक खाई आखिर क्या है? यह अविश्वसनीय होना चाहिए अगर यहाँ तक कि सुनशियाओ के पूर्वज भी वहां गए और कभी वापस नहीं लौटे। निराशाजनक खाई पशु जगत में एक निश्चित क्षेत्र है। ये वह जगह है जहां सभी बीस्ट वर्ल्ड महाद्वीप के क्रूर जानवर एकत्रित होते हैं, राक्षसी जानवर, उत्परिवर्तित जानवर, भटकते जानवर, जो भी आप नाम लें। इसीलिए तो शक्तिशाली पशु मानव जिन्होंने अपनी पशु आत्मा को जागृत कर लिया है, यहाँ आने का साहस नहीं करते। वहां जल्दबाजी में। और पवित्र क्रिस्टल, यह उस निराशा के अथाह सागर में कहाँ है? ये ग्रह के केंद्र में होना चाहिए, संभवतः क्रिस्टल अयस्क पर। मैं नहीं दे सकता मेजबान, क्या आपने अभी तक सटीक निर्देशांक बताए हैं? लेकिन घबराना नहीं, सुनशियाओ के पास है। इसका एक एपिसोड पहले ही आ चुका है और काफी ऊर्जा खर्च हो चुकी है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। फिर कुछ समय के लिए आप ठंड का मौसम खत्म होने तक यात्रा शुरू करने का इंतजार कर सकते हैं। जिक्सी, सुनशियाओ जाग रहा है। कियाओ शीशी अचानक होश में आई, खड़ी हुई और अंदर चली गई। सुनशियाओ पहले ही बिस्तर पर उठ बैठा था, उसका चेहरा लगभग पारदर्शी हो चुका था। फीका। उसने अपनी लाल आंखें कियाओ शीशी की ओर उठाई, उसकी तीखी भौहें सिकुड़ गईं। जिक्सी। कियाओ शीशी उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। आप कैसे हैं? क्या आपको कुछ महसूस होता है? असहजता। सुनशियाओ ने अपना सिर हिलाया। उसे बस इतना याद था कि उसे कुछ महसूस हो रहा था। कल रात शिकार से लौटने के बाद उसके शरीर में बहुत गंभीर समस्या हो गई थी। वह था मानो उसके भीतर कोई शक्तिशाली शक्ति उथल-पुथल मचा रही हो और वहीं से दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है। पेट भर खाने के बाद वह खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी से भागा धारा की ओर। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। तुम्हारे अंदर मौजूद मूल पत्थर का अभिशाप टूट गया है। कियाओ शीशी ने कुछ भी नहीं छिपाया और सुनशियाओ को सब कुछ बता दिया जो हुआ था। पिछली रात सुनशियाओ जितना सुनता गया, उसके चेहरे के भाव उतने ही गंभीर होते गए। मैं आज रात कबीले को छोड़ दूंगा। कियाओ शीशी ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। अगर आपको लगे कि इसमें कोई गड़बड़ी हो रही है तो ही जाएं। दोबारा, अभी आपको शिकार करने की जरूरत नहीं है, हमारे परिवार के पास पर्याप्त भोजन है। एक बार सर्दी का मौसम खत्म हो गया है, हम निराशा की खाई की ओर चले गए। उसकी लाल सांप जैसी पुतलियां सिकुड़ गईं। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। उसे पता था कि यह खतरनाक है, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता था कि पवित्र ग्रह के केंद्र से क्रिस्टल को निकाला जा सकता है। सबसे सुरक्षित तरीका यह था ताकि वे स्वयं वहां जाकर उसकी शक्ति को आत्मसात कर सकें। कियाओ ली को जाना पड़ा तो फिर वह पिता और पुत्र को अकेले जाने देकर कैसे निश्चिंत हो सकती थी? वैसे भी अभी समय था। अब वह इस बारे में उससे बहस नहीं करेगी। सर्दी का मौसम बीत जाने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। आज के लिए आप बस मैं लेटकर आराम करने जा रहा हूँ। सुनशियाओ की नजरें घूमी और उसने देखा कि कियाओ ली दरवाजे पर खड़ी है। उसका माथे पर पड़ी गहरी लकीरें धीरे धीरे खुल गईं। अंदर आए। कियाओ ली कमरे में आई और कियाओ शीशी के कंधे से टिक गई। उसने सुना था सब कुछ और वह जानता था कि एक दिन उसे भी उसी भाग्य का सामना करना पड़ेगा जैसा उसके साथ हुआ था। पिता, माँ, मैं अपने कबीले को पिताजी के साथ छोड़ दूंगा। अपने बेटे को इतना समझदार देखकर कियाओ शीशी का दिल दुख से भर गया। उसने उठा लिया उस छोटे शावक के पास जाकर उसने गंभीरता से कहा, चिंता मत करो, आप और आपके पिता हैं दोनों ठीक हो जाएंगे। उनके बोलते ही आंगन से शोरगुल की आवाज आई। जिज्ञासावश कियाओ शीशी खड़ी हो गई। कियाओ ली को गोद में उठाकर वह दरवाजे की ओर चली गई और उसने देखा कि फेयान फाटक के रास्ते कई बड़े बड़े बंडल अंदर फेंक रही थी। फेयान, तुम क्या कर रही हो? फेयान ने गंभीर भाव प्रदर्शित किए। उस सांप का दिमाग ठीक नहीं है। क्षण, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे शावक की रक्षा के लिए आगे आना होगा। कियाओ शीशी की भौहें फड़क उठी। मैं स्थानांतरित। फेयान ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। ये सही है।
लेकिन यहाँ पर्याप्त कमरे नहीं है, इसलिए मैं लगता है मुझे फिलहाल तुम्हारे और शावक के साथ एक ही कमरे में रहना पड़ेगा। सुन शियाओ, क्या तुम मुझे मरा हुआ समझते हो? जिनलिंग, मैं तुम्हें अपना कमरा दे सकती हूँ। कियाओ शीशी, क्यों न तुम बिल्कुल भी ना आओ। फेयान बेखबर अपना सामान लेकर सीधे कियाओ शीशी के घर की ओर चल पड़ा। कमरा। माँ, बाहर बर्फ गिर रही है, कियाओली ने अपनी छोटी उंगली से इशारा करते हुए कहा। आकाश। कियाओ शीशी ने ऊपर देखा तो बर्फ के टुकड़े नीचे गिर रहे थे, जो ठंड के आगमन का संकेत दे रहे थे। सीजन सचमुच शुरू हो चुका था। अध्याय 139, क्या तुम मुझे पिता जानवर कह सकते हो? कियाओ शीशी ने आलस से अपनी आंखें खोली और जिनलिंग की बाहों में और गहराई से सिमट गई। अपना ना। फेयान ने साथ रहने की जिद की थी, लेकिन उनका घर बहुत छोटा था। कियाओ शीशी की बिस्तर पर एक और बड़े पुरुष के लिए जगह मुश्किल से ही थी, इसलिए उसने बस ले लिया। जिनलिंग और सुनशियाओ के कमरों में बारी बारी से सोती है। हालांकि सर्दी के मौसम में वह अब भी जिनलिंग के साथ सोना पसंद करती थी। वह बहुत ही मिलनसार था। डिंग डोंग। कृपया मेजबान से यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि सभी शावकों की 20 स्टार तक पहुंच जाए और 10 उत्परिवर्ती जीवों का सफलतापूर्वक शिकार किया गया। मिशन की कठिनाई 5 में से 1 सितारा। कियाओ शीशी करवट बदलकर लेट गई, अब वह पूरी तरह से जाग चुकी थी। आपने पहले भी कहा है कि जागृत पशु आत्मा वाला एक पशु मानव ऐसा कर सकता है। क्रिस्टल स्टोन की शक्ति को अवशोषित करके वे अपना स्टार लेवल बढ़ा सकते हैं, है ना? जी हाँ, मेजबान। तो मेरे भंडारण स्थान में मौजूद इन सभी क्रिस्टल पत्थरों के साथ क्या मैं बस दे सकता हूँ? क्या उन सभी को जिनलिंग और शावकों को सौंप देना चाहिए ताकि वे जल्दी से स्तर बढ़ा सके? नन्हे याओ ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मेजबान। एक कम समय भी शावकों के शरीर के लिए बहुत अधिक होगा, या यहाँ तक कि जिनलिंग और बाकी लोगों को संभालना होगा। इसलिए इस मिशन के पास समय नहीं है। सीमा, इसे धीरे धीरे किया जाना चाहिए। मैं समझ गया। मेजबान, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यह मिशन आपको तैयारी करने में मदद करने के लिए है। निराशा के अथाह सागर की यात्रा। कियाओ शीशी ने ताना मारते हुए कहा, हे, कौन जाने तुम किस तरह की कुटिल योजना बना रहे हो। इस बार साजिश रच रहे हैं। मेजबान, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। वाह। कियाओ शीशी ने शोर मचाने वाले लिटिल याओ की बातों को अपने आप ही अनसुना कर दिया। कियाओ शीशी लुढ़क कर जिनलिंग की बाहों में सिमट गई। ऐसी ठंड में दिन भर तो मेरा बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। जागना। जिनलिंग की धीमी कर्कश आवाज उसके सिर के ऊपर से सुनाई दी। कियाओ जिक्सी ने एक आलसी गुनगुनाहट दी। अगर आप उठना नहीं चाहते हैं तो आप थोड़ी देर और सो सकते हैं। मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। कियाओ शीशी थोड़ी देर और सोना चाहती थी, लेकिन जल्द ही उसे कुछ गर्म महसूस हुआ। उसके शरीर से रगड़ते हुए उसे तुरंत पता चल गया कि अब उसे सोने का मौका नहीं मिलेगा। चला गया था। जिनलिंग, मुझे भूख लगी है। जिनलिंग जम सी गई। उसने उसके द्वारा भड़काई गई आग को बुझाने के लिए गहरी सांस ली। उसके अंदर, ठीक है, मैं नाश्ता बनाने जाता हूँ। जब कियाओ शीशी, जो अब पूरी तरह से कपड़े पहने हुए थी, बाहर निकली तो उसका सामना एक उक्रोश भरी निगाह। फेयान उसे ऐसे घूर रहा था मानो वह उसे जलाकर राख कर देगा। कियाओ जिक्सी वह मुस्कुराई और उसके पास चली गई। क्या गलत? क्या कल रात अच्छी नींद नहीं आई? फेयान ने दुख भरी आह भरी। नहीं। अगर आपको वाकई अच्छी नींद नहीं आ रही है तो आप वापस क्यों नहीं चले जाते? फेयान ने अपने दांत पीस लिए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मुझे शावकों के साथ सोना अच्छा लगता है। कियाओ आंग और कियाओ आंखें मलते हुए बाहर आईं। जैसे ही वे कियाओ शीशी को देखते ही वे दौड़कर उसके पैरों से लिपट गए। माँ, हम पिताजी के साथ सोना नहीं चाहते। क्या तुम आज रात हमारे साथ सो सकते हो, कृपया? कियाओ शीशी नीचे झुक गई और उनके थके हुए छोटे चेहरों को हैरानी से देखने लगी। क्या बात, क्या बात? कियाओ आंग ने गुस्से से कहा, पिताजी बहुत बुरी तरह सोते हैं। वह पूरे बिस्तर पर कब्जा कर लेता है। हाँ, और उसने मेरे चेहरे पर हाथ रख दिया। वो भयानक था। फेयान ने झट से शावक का मुंह ढक दिया। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बस तुम्हारा ही था। पिता का स्नेहपूर्ण स्पर्श। आपको भूख लगी होगी। पिताजी मदद करने जाएंगे नाश्ता। नाश्ते के बाद कियाओ शीशी ने अपने भंडार से सभी क्रिस्टल स्टोन निकाल लिए। जगह खाली करके उन्हें मेज पर रख दिया। उन्होंने उन्हें मिशन के बारे में भी बताया। सिस्टम ने जारी किया था। यह मिशन, क्या हम इसे पूरा कर सकते हैं? फेयान मेज पर रखे क्रिस्टल पत्थरों को देखकर चकित रह गई और उससे भी ज्यादा कियाओ शीशी द्वारा वर्णित प्रणाली से मैं स्तब्ध रह गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, कियाओ शीशी ने धैर्यपूर्वक उसे सब कुछ समझा दिया। और फेयान की आंखों का भाव पूरी तरह बदल गया। जिनलिंग ने क्रिस्टल पत्थरों को देखा और कहा, शावकों को 3 स्टार तक पहुंचाना है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उस स्तर की स्टार रेटिंग को ही उनका शरीर संभाल सकता है। फेयान ने भी सिर हिलाया। ये सही है। चूंकि यह तय हो चुका है, तो आइए आज से शावकों को बारी बारी से प्रशिक्षण देना शुरू करें। आगे बढ़ते रहो। लेवल बढ़ाने के बाद भी उन्हें युद्ध कौशल सीखने की आवश्यकता थी। अपनी शक्ति का बेहतर उपयोग करें। ठीक है। फेयान और अन्य लोगों ने कियाओली के लिए उपयुक्त क्रिस्टल पत्थरों का चयन किया। कियाओ आंग, फेयान और सुनक्सियाओ उन्हें ऊर्जा अवशोषित करने के लिए ले गए, जबकि जिनलिंग ने स्वयं को अवशोषित करने के लिए कुछ निम्न स्तरीय क्रिस्टल पत्थरों का भी चयन किया। पूरी सर्दी के मौसम में सिल्वर जनजाति के पशु मानव ऐसा कर सकते थे। देखिए, फेयान और बाकी लोग कबीले के तीनों शावकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। जब मौसम अच्छा था, वे उन्हें जनजाति की सीमा से बाहर भी ले जाते थे। शावकों की युद्ध क्षमता दिन ब दिन बढ़ती गई। यहाँ तक कि कियाओ शीशी भी वह अपनी लड़ने की क्षमता को बेहतर बनाने के तरीके खोजने की कोशिश कर रही है। अगर मैं लड़ाई नहीं जीत सकता, उसने सोचा, कम से कम मुझे भागने का रास्ता तो मिलना चाहिए। शीत ऋतु के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने के बाद तापमान में गिरावट शुरू हो गई। धीरे धीरे फिर से उठो। कभी जमी हुई धाराओं पर जमी बर्फ और पाला धीरे धीरे पिघलने लगा। पिघलना। मौसम गर्म होने के साथ ही कियाओ शीशी ने इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाकर जाने का फैसला किया। उसका आंगन, आज उसे कबीले के मुखिया को कुछ चीजें देनी थी। फीली अभी अपने घर से बाहर निकला ही था कि उसने कियाओ शीशी को देखा। जिक्सी, क्या क्या आप यहाँ कर रहे हैं? जल्दी अंदर आओ, बाहर बहुत ठंड है। कियाओ शीशी फेई के पीछे पीछे अंदर गई और मेज पर एक जानवर की खाल का थैला रख दिया। कुलपति, सर्दी का मौसम जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इस पर चर्चा करने के बाद हमने पाया है कि उन्होंने एक साथ निराशा की खाई की यात्रा करने का फैसला किया। यह धन्यवाद का उपहार है। हमने सिल्वर ट्राइब को इतने दिनों तक जो भी परेशानी दी है, उसके लिए। कृपया इसे स्वीकार करें। फेई को पता था कि वे जा रहे हैं। उसने आह भरी और उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की। और अधिक देर तक मत रुको।
जिक्सी, आप सभी ने सिल्वर ट्राइब की बहुत मदद की है और आप उसने फेयान को 2 चतुर और सक्षम शावक दिए, इसलिए उपहार देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हूं वही व्यक्ति जिसे आपका धन्यवाद करना चाहिए। अगर कुछ और होता तो शायद ठीक होता, लेकिन तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। कबीले नेता कियाओ शीशी ने जानवर की खाल से बना थैला खोला जिसमें से बबल फ्रूट्स निकले। अंदर यह क्या है? कियाओ शीशी ने एक बबल फ्रूट उठाया और बाहर चली गई। यह एक विस्फोट करने वाला बुलबुला फल। मैं इन्हें आपके लिए छोड़ना चाहता हूं, कबीले के मुखिया, एक उपहार के रूप में। जनजाति की रक्षा के लिए हथियार। बोलने के बाद उसने बबल फ्रूट फेंक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ एक पेड़ गिर गया, टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ा। फेली की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, उसे इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। यह फल कहां से आया? यह इतना शक्तिशाली कैसे है? कियाओ शीशी ये तो नहीं कह सकती थी कि उसने इसे अपने गोदाम में उगाया है, इसलिए उसने बस इतना कहा कि उसे यह संयोग से मिल गया था। फेली बबल फ्रूट्स को मना नहीं कर सकी। तुम मुझे ये दे रहे हो, लेकिन क्या आपके पास अभी भी अपने लिए कुछ बचा है? हाँ, हमारे पास और भी बहुत कुछ है। ये अच्छा है फिर, ठीक है, कबीले के मुखिया, मैं अब वापस जा रहा हूँ। जिक्सी, कियाओ शीशी अचंभित होकर पीछे मुड़ी। हम फेली अपने हाथ मल रहा था, थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था, लेकिन उसने घूर कर देखा उसकी ओर आशा भरी निगाहों से। जिक्सी, क्या तुम मुझे एक बार पिताजी कहकर बुला सकती हो? कियाओ शीशी एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। नर्म किया हुआ, पिताजी, आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हम निश्चित रूप से आपसे मिलने वापस आऊंगा। फेली की आंखें लाल हो गईं और उसने सिर हिलाया, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। हाँ हाँ बिल्कुल। डिंग डोंग। मेजबान को बधाई, मिशन पूरा, अंक प्रदान कर दिए गए हैं, अंक काट लिए गए हैं। होस्ट, आपने अपने सभी पॉइंट्स वापस कर दिए हैं। कियाओ शीशी पेड़ों पर उग रही हरी कोम्पलों को देख रही थी, उसकी निगाहें धीरे धीरे दृढ़ और संकल्पित होते जाना। कियाओ शीशी ने अपने आंगन का द्वार खोला और जिनलिंग और अन्य लोगों को देखा, दूर से शावकों के साथ लौटते हुए। पूरी सर्दी के मौसम में कियाओ आंग और कियाओली ने 3 स्टार रेटिंग हासिल कर ली थी और कियाओ ने आक्रमण और रक्षात्मक कौशल के कई तरीके सीख लिए थे। जिनलिंग और फेयान का स्तर भी बढ़ गया था, अब उसके पास 6 स्टार और 7 स्टार बीस थे, क्रमशः आत्मा, और अब वे कबीले को छोड़ने ही वाले थे। अध्याय 140, कृपया शावक को तुरंत बचाएं। जनजाति के मुख्य द्वार के बाहर गुमान ने अनिच्छा से कियाओ शीशी का हाथ पकड़ रखा था। को जाने दो, रोने से उसकी आंखें सूजी हुई थी। जिक्सी, क्या तुम सब सचमुच जा रहे हो? उसे इतना रोते देख कियाओ शीशी को भी वहां से जाने का दुख हुआ। हाँ, नहीं मलान होना, जैसे ही हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, हम वापस आ जाएंगे। गुमान जानती थी कि वे निराशा की खाई की ओर जा रहे हैं और वह बहुत चिंतित थी। चिंतित, आप सभी को सावधान रहना चाहिए। मैं यही कबीले में तुम्हारा इंतजार करूंगा, वापस आओ। टाटा भी कियाओ आंग और अन्य लोगों को गले लगा रहा था और फूट फूट कर रो रहा था। वाह, बड़े भाई कियाओ आंग, मैं नहीं चाहता कि आप जाएं। मैं रखना चाहता हूं, आप सबके साथ खेल रहा हूं। कियाओ आंग ने अपने छोटे हाथों से टाटा को तसल्ली देते हुए थपथपाया। रोना मत, हम कर सकते हैं, मेरे वापस आने पर हम साथ में तैराकी करेंगे। फेली ने भीड़ की खाल पर बना एक नक्शा निकाला और उसे फेयान को सौंप दिया। धनिराज ने खाए दिव्य तेंदुआ जनजाति से ज्यादा दूर नहीं है, आप वहां जा सकते हैं, सबसे पहले जानकारी जुटाना।